आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिवीजन लेंगे हम। हाइड्रोजन एक छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है, मेन मेन पॉइंट्स लेते हुए हम जाएंगे। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। वैसे देखा जाए तो बेसिकली ये फर्स्ट एलिमेंट है जिससे यूनिवर्स बना है, हाइड्रोजन गैस। बाद में अदर एलिमेंट्स बनते गए न्यूक्लियर रिएक्शन से, अलग अलग एक दूसरे में कन्वर्ट होते गए। बिग बैंग थ्योरी ये बोलती है अपने को, ठीक है, लेकिन हमको उतना पीछे नहीं जाना है। तो ये इट इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब, इज बीइंग विजुअलाइज्ड एज अ मेजर फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल को फ्यूचर एनर्जी भी कहा जा रहा है, ठीक है, जो एज ए एनर्जी सोर्स यूज किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हाइड्रोजन को तो आप बचपन से जानते हैं। पीरियोडिक टेबल में इसका जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। इसमें कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी क्या है इसके अंदर? कंट्रोवर्सी ये है कि अपना जो पीरियोडिक टेबल है, जिसको आप देखते हैं इस तरह से, एक रफ पीरियोडिक टेबल का मैं आपको बना रहा हूं, यहाँ पर देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो हाइड्रोजन को आप देखेंगे यूजुअली ऐसे लिखे जाता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ग्रुप के प्रॉपर्टी भी मैच होते हैं, और इधर आप लास्ट में जाएंगे तो 17 ग्रुप के भी मैच होते हैं, ठीक है। जैसे एटॉमिक नंबर, वैलेंसी वगैरह फर्स्ट ग्रुप से मैच होती है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में सब मेटल से, ये मेटल नहीं है। फिर आयनाइजेशन इंथैल्पी वगैरह हैलोजन से उसकी मैच होती है, हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो लेकिन यहाँ पर वो अदर प्रॉपर्टी में मैच नहीं होता है, तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल है, इसलिए इसको मिडिल में रखा गया है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू चलते हैं हम। हाँ, कहाँ गया? चलिए, तो हाइड्रोजन के बारे में सबसे पहली चीज है यहाँ पर पोजीशन। पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, जब ये जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि ये इसका वैलेंसी 1 है, ये फर्स्ट ग्रुप में होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है यहाँ पर? 1s1, ये है हाइड्रोजन। हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और आउटसाइड में एक इलेक्ट्रॉन, यानी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओके, प्रोटॉन एक होता है पॉजिटिव, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर है 1। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1। इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनको न्यूक्लियॉन बोलते हैं, और न्यूक्लियॉन का मास ही उसका मास होता है एटम का। तो एक ही प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है? 1.0086 या 1.0078 AMU, जो कि तकरीबन एक काउंट होता है, इसलिए इसका एटॉमिक मास हो गया है 1। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन भी एक रहेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, यानी ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन में हम जब उसको कहते हैं तो K के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1। और इसको सब शेल में जब हम लिखेंगे यहाँ पर तो हम लिखते हैं 1s1, क्योंकि K के अंदर होती है 1s सब शेल और उसके अंदर है एक ही इलेक्ट्रॉन। S की कैपेसिटी 2 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आएगा ओनली 1। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली उसको हम बोलेंगे 1s1, यानी वैलेंसी 1 है, एक ही बॉन्ड बनाएगा। अगर आप दूसरे एलिमेंट देखेंगे उसी के अंदर तो कौन कौन है फर्स्ट ग्रुप के अंदर, अगर कंपेयर करेंगे तो उसको आप हाइड्रोजन से, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम। शॉर्टकट देखा था आपने, लीना की रब से फरियाद, फ्रांसियम। इन सब का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है NS1, तो ये होता है 1s1,
ये होता है 2s1, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 3s1, पीरियड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसके नंबर्स लगते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो इसलिए इन जनरल इनको बोला जाता है NS1। तो मैच हो गया ये फर्स्ट ग्रुप से, लेकिन इसका आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई है, मतलब हाइड्रोजन का आयनाइजेशन इंथैल्पी और फ्लोरीन का आयनाइजेशन इंथैल्पी नियरली सेम है। मतलब जितना एनर्जी फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगता है उतना ही एनर्जी नियरली हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगता है, क्योंकि स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, तो उसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये इसके पोजीशन के बारे में डिस्कशन है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। डायहाइड्रोजन, डायहाइड्रोजन यानी हम H2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर डायहाइड्रोजन H2 को कहा जाता है, जो कि 70% बाय मास है अर्थ के अंदर, ये यूनिवर्स के अंदर कहेंगे हम उसको 70% बाय मास। तो 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स इज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब डायहाइड्रोजन, ठीक है। ओके, अब हम यहां पर देखेंगे इसके 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के नेचर के अंदर। ये यहां पर आप इसको टेबल में देख सकते हो, ऊपर जो थ्योरी है वो इसी से रिलेटेड है। ये देखिए आप, ये 3 आइसोटोप है। हाइड्रोजन जिसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है, ड्यूटेरियम या जिसको D से बताया जाता है, और ट्रिटियम यानी T से बताया जाता है। इसको लिखते हैं हाइड्रोजन 1 1, एटॉमिक नंबर 1, मास 1 1 2, एटॉमिक नंबर अगेन 1, मास लेकिन 2 1 3, एटॉमिक नंबर 1 लेकिन मास 3। तो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और आउटसाइड में एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप ड्यूटेरियम में जाएंगे तो उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, और आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन एक ही है, क्योंकि प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अंदर प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आ गया। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.0086, थोड़ा सा ज्यादा है प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का मास, लेकिन उसको भी 1 कंसिडर करते हैं। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, मतलब कितना मास हो गया 2, इसलिए ड्यूटेरियम का मास रहेगा 2। और अगर आप ट्रिटियम में जाते हैं तो अंदर होते हैं 2 प्रोटॉन, सॉरी अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एक ही रहेगा, न्यूट्रॉन 2 है। हम इसको रब करते थे पहले थोड़ा सा, हाँ वापस आते हैं इधर। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन एक है पॉजिटिवली चार्ज और 2 न्यूट्रॉन है, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा, इसलिए एटॉमिक नंबर 1 ही है, लेकिन न्यूट्रॉन बढ़ने से मास बढ़ रहा है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है। ओके, अब यहां पर आप देखिए परसेंटेज वाइज ये 99.985% हाइड्रोजन होता है। जो नेचर में हाइड्रोजन है ना, उसके अंदर सिर्फ 0.0156 इतना होता है ड्यूटेरियम, मतलब वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी। और 10⁻⁻15 मतलब 0.14 लगाएंगे 1 लगेगा, इतना कम होता है ट्रिटियम, वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। ओके, चलिए रिलेटिव एटॉमिक मास ये मैंने बता दिया 1.008, जो प्रोटॉन का मास है वही उसका मास है, प्लस इलेक्ट्रॉन का ऐड किया है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 0.00055, बहुत कम, उतना जोड़ेंगे तो 1.008 हो जाएगा, क्योंकि उसका मास है 1.0078, पता है ना आपको प्रोटॉन का, और उसमें ऐड किया ये तो 1.008 हो जाता है। किसका मास, हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का। ड्यूटेरियम में मास 2 है, रीजन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन भी है। इधर 3 है, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो मास बढ़ेगा ना, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, सिंपल है। मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसका 13.96, 18.73 एंड 20 मास। आप देखेंगे मास बढ़ने से यहां पर किस पर इफेक्ट हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पे। तो मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस है। ओके, तो हमने पीरियोडिक टेबल में ये भी देखा था, टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा था, याद है ना आपको।
तो यहाँ पर भी ये मास बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। अब जब मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है, ओके। डेंसिटी डेफिनेटली बढ़ेगा। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। जब हम आगे जा रहे हैं तो मास बढ़ रहा है ना, तो मास की वैल्यू बढ़ रही है तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। डेंसिटी कैसे निकालते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बढ़ रहा है ना तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। ओके चलो नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये इसमें हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का दिया, ट्रिटियम का नहीं दिया बिकॉज ऑलरेडी वो इतना स्मॉल अमाउंट में उसको फ्यूज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जब वो वेपर फॉर्म में जाएगा तो उसके लिए अपने को एनर्जी लगेगा 0.904 1.22। ट्रिटियम का जनरली डाटा नहीं मिलेगा आपको, पैरामीटर्स उसके नहीं मिलते, वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी, निग्लिजिबल है, ठीक है, तो उसके कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट है। जनरली हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का ही आपको बताएगा यहाँ पर। तो एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन भी इसका कम है 435, इसका 443, बहुत कम डिफरेंस है लेकिन है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब दो हाइड्रोजन को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंसेस है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आप देखेंगे यहां पर नियरली सेम है, ठीक है, फिर अदर डाटा नहीं दिया है, वही डिफिकल्टीज इन कैलकुलेशन। लेकिन आपको याद रखना है केमिकल प्रॉपर्टीज पूरे सेम रहने वाले हैं। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जितना जूम किया हुआ रहता है उतना स्लोली जाता है ये। चलिए प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन एकदम सिंपल मेथड है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आपने 10th में पढ़ा है। आप बोले क्या बात कर रहे सर, पुरानी यादें की ताजा कर रहे हैं ना। अरे याद है क्या आपको? आप लेते थे Zn 2 moles ऑफ HCl, याद है आपको? तो यहां पर HCl की जगह पर लिया गया है ओनली 2H+। ये 2H+ यहीं से आया है HCl में से। तो Zn 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन गेन करते हैं? हाइड्रोजन, और बन जाते हैं H2, हाइड्रोजन गैस लिबरेट। और ये Zn2+ जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए ना, तो रिडॉक्स में अपन ने पढ़ा है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, मतलब वो क्या बन गया है? Zn से Zn2+, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और उसने यहां से 2 Cl- ले लिया HCl के, और क्या बन जाएगा? ZnCl2। ये Zn और 2 Cl बन जाएंगे ZnCl2, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। समझा आपको? तो मेटल विद HCl, जिंक विद HCl आप तैयार कर सकते हैं डाइहाइड्रोजन। आगे बढ़ेंगे, आप बेस से भी तैयार कर सकते हैं। पहले एसिड के साथ रिएक्शन किया, बेस के साथ रिएक्शन, ये केस में क्या होगा? Zn दोनों Na और दोनों ऑक्सीजन, देखो Na2 Zn दोनों ऑक्सीजन बन गया Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, क्या नाम है इसका? और ये दोनों हाइड्रोजन यहां से लिबरेट, क्योंकि 2 NaOH है ना, तो H क्या बन जाएगा? H2, और ये हाइड्रोजन गैस। तो पहला मेथड था जिंक विथ एसिड, दूसरा है जिंक विथ NaOH यानी बेस। कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये हम सभी जानते हैं और ये हमने कई बार पढ़ चुके हैं, आपको याद है? अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, आप लेते हैं 2 इलेक्ट्रोड, राइट, आपने यहाँ पर 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, इसको आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, राइट, ओके। H2O का डिसोसिएशन आप ऐसे बता सकते हैं 2H+ एंड O पर 2- ब्रेक कर सकते हैं ऐसे आप उसको,
तो यहां पर H2 लिबरेट होता है और O2 गैस लिबरेट होता है, ठीक है। H2 और O2 लिबरेट होगा। ये 99.95% अपने को अप्रोक्सीमेट इतना देता है ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो डायरेक्ट वाटर का क्या किया है, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। मैंने डिटेल में से पहले आपको बताया पूरा रिएक्शन, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट ऐड किया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। 99% 95 जब बनता है जब इसमें हम ऐड करते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको याद रखना है, थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसको याद रखिए आप। बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी BaOH ट्वाइस, इसके प्रेजेंस में अगर होता है तो 99% अपने को ये मिल सकता है। ओके, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन ये मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनका मिक्सचर होता है ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है। इससे भी इसको बनाया जा सकता है। रिएक्शन सिंपल है, जरा ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर ये ऑलरेडी अपना हुआ है, हमने इसको पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ओके, अंदर जो NaCl है, अंदर कौन है, NaCl, ये क्या बनाने वाला है, Na प्लस Cl माइनस। तो ये देखिए 2 Cl माइनस आ गए, एनोड के ऊपर जाएंगे। ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ओके। ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे बैटरी से, ये प्लस, ये कैथोड होता है माइनस चार्ज वाला, और ये कौन होता है, एनोड। तो एनोड के पास जाएंगे, एनोड पे प्लस चार्ज है तो Cl माइनस उसके पास जाएंगे ना, तो ये Cl माइनस, 2 Cl माइनस एनोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। एक Cl एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरा Cl दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और दोनों क्या बन जाएंगे, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एक Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, दूसरे Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, चला गया, दोनों Cl आपस में बॉन्ड बना के Cl2 बन गया। कैथोड पर क्या होगा, जो वाटर अंदर है, एक्वियस मीडियम में लिया ना, तो अंदर वाटर है, तो 2H2O ब्रेक होता है, यहां से H2 निकलेगा और 2 OH माइनस, H2O, दो H2O लिया है, ये दोनों हाइड्रोजन निकला, यहां से H2 चला गया, प्लस ये OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, कितने OH माइनस, 2 OH माइनस। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए, क्योंकि जब OH माइनस निकला तो H प्लस बना था ना, अरे भाई OH माइनस बना तो H क्या बना था, प्लस, H प्लस, दोनों बॉन्ड थोड़ी बना सकते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। ये दोनों जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लिया उन्होंने, ये यहां से, जो क्लोरीन ने लॉस किया, समझा। H प्लस बने, OH माइनस, OH माइनस, तो OH माइनस OH माइनस छोड़ दो, H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, दोनों ने जब गेन किया तो H इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया और H2 बन गया, समझा, अरे समझा क्या, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अंदर कौन बच गया था, Na प्लस, 2 Na प्लस, 2 Cl माइनस, जो पूरी रिएक्शन हम देख रहे हैं, और 2H2O, ये 2H2O को सेपरेट पढ़ा, 2 Cl को अलग से पढ़ा, Na को नहीं लिखा था, समझा आपको। अब ओवरऑल रिएक्शन देखिए, यहां पर बार कौन लिबरेट हो रहा है, यहां पर पहले स्टेप में एनोड पे कौन गया, Cl2 आ गया, Cl2, दोनों को एक साथ लिख रहे हैं हम, ठीक है, ओके। अरे बोले ना, इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, ठीक है, ऊपर Cl2 निकला, Cl2 आ गया। दूसरे में कैथोड पे कौन निकला, H2, अरे बोले ना, H2 निकला, ये H2 भी आ गया। अंदर कौन बचा हुआ था, 2Na प्लस, तो 2Na प्लस भी आ गया, और यहां पर साइड में कौन गया था, 2 OH माइनस, तो ये 2 OH माइनस भी आ गया, इसलिए ये Na और OH मिलकर बन जाते हैं NaOH, समझा आपको, इसलिए वो अल्कलाइन मीडियम तैयार होता है, मैंने इससे पहले आपको बताया था। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन गैस भी तैयार हुआ है, यहां पर लिबरेट हो गया है, जो कि कहां पर जा रहा है, बोलिए, कैथोड पर। ये यहां हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ है कैथोड के ऊपर, ये पॉइंट याद रखिए, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस
लिबरेट हुआ है और क्लोरीन लिबरेट हुआ है इधर। चलो, अब उसके बाद हाइड्रोकार्बन और स्टीम के साथ इसका जो रिएक्शन है जरा इसको भी देख लीजिए। हाँ, ये बहुत, हाँ, धीरे धीरे आ रहा है। नाउ सी, ये कौन है? CnH2n+2 मतलब अल्केन। CnH2n+2 क्या होता है? अल्केन। एन टाइम वाटर लिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ओके, एन मतलब कार्बन, जितने कार्बन है उसके डबल यहाँ हाइड्रोजन है। अच्छा, जितने कार्बन होंगे उतने वाटर लेना है। जैसे आप देखो मीथेन में कार्बन कितना है, इसलिए वाटर भी लिया है 1। अगर ये ईथेन रहता तो वाटर कितने लेते थे? 2। समझा आपको? जितने कार्बन उतने वाटर। उसके बाद आप 1270 केल्विन पे उसको हीट करेंगे तो यहाँ जो भी कार्बन है ऑक्सीजन को लेके जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और 3H2 लिबरेट होता है। अरे याद है क्या आपको? सिन गैस पढ़ा था ना हमने, सिन गैस। तो यहां पर जितने कार्बन उतने वाटर लेने का, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर निकाल देने का कार्बन मोनोऑक्साइड, और बचे हुए सारे हाइड्रोजन बन जाएंगे हाइड्रोजन गैस। ये भी एक प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अल्केन। ओके, so this carbon monoxide and hydrogen, this gas is called, क्या बोलते हैं इसको? सिन गैस या सिंथेसिस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन is used for the synthesis of methanol and number of hydrocarbon. It is also called synthesis gas या syn gas. Okay, next आगे बढ़ते हैं हम। फ्रॉम सीवेज, सॉडस्ट, लकड़ी का जो भूसा होता है, स्क्रैप वुड जिसको हम बोलते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह, इसमें सब में हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फ्रॉम कोक या कोल, कार्बन से या कोक से। कार्बन प्लस वाटर, सिंपल, ये भी सिंपल है। कार्बन मोनोऑक्साइड सेम, जितने कार्बन उतने वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 लिबरेट हो गया। इन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा लिबरेट होता है, क्यों? अल्केन के भी हाइड्रोजन आते हैं ना, लेकिन यहाँ पर इसमें कोल के अंदर सिर्फ कार्बन है ओनली। तो पहला बनाया हमने जिंक विद HCl, दूसरा जिंक विद NaOH, तीसरा हमने बनाया इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें क्या डाला था आपने? सोडियम, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो 99% मिला था अपने को। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ब्राइन। समझा आपको? चलो हम आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर से भी बनता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर मिला है उसको वाटर से और ट्रीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये ऑक्सीजन चला गया यहाँ पर, ऑक्सीजन चला गया यहाँ पर, तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर H2 लिबरेट हुआ, यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। इट इज कॉल्ड वाटर गैस। क्या बोलते हैं इसको? वाटर गैस। तो ये बात भी आप याद रखिए। स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट, ये आयरन क्रोमेट के प्रेजेंस में होगा रिएक्शन। ठीक है, ओके, Fe एंड CrO3। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसमें जो मिलने वाला है वो 77% रहने वाला है। एक्चुअली जो टोटल हाइड्रोजन तैयार किया जाता है दुनिया के अंदर, तो 77% इंडस्ट्रियल डाइहाइड्रोजन है, इंडस्ट्री में बनाया जाता है 77%। 4% बनता है फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस, सॉरी फ्रॉम इंडस्ट्रियल, कितना यहां पर हो गया? 18%, 4% फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस एंड एक्वियस सॉल्यूशन 1% फ्रॉम अदर सोर्सेस, 1% अदर सोर्सेस है। ठीक है, ओके। बात करें तो बाहर चल जाऊं, बिल्कुल बात नहीं करना, चलो डिस्टर्ब नहीं करना, पहले टाइम कम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक्चुअली ये पढ़ाने जैसा इसमें नहीं है, लेकिन जस्ट आपको याद रखना है। कलरलेस गैस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है हाइड्रोजन गैस। कंबस्टिबल है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है, H2O बन जाएगा। लाइटर देन एयर, एयर में छोड़ दिया तो ऊपर जाएंगी, इसलिए बलून में हाइड्रोजन गैस आप भरते हैं तो बलून ऊपर जाता है क्योंकि वो लाइट है, एयर हैवी है। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में आप डालेंगे सॉल्युबल नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन तो भी कुछ अमाउंट में सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, जो मरीन एनिमल्स उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ठीक है,
लेकिन हाइड्रोजन सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन ऑफ द डाइहाइड्रोजन। ठीक है, इसको डिसोसिएशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा है, हाई टेम्परेचर लगता है ब्रेक करने के लिए, इसलिए रिएक्शन बहुत फ्यू कम मिलेंगे। लेकिन जो जो रिएक्शन है सिलेबस में अपने, उसको हम यहाँ पर देखते हैं वन बाय वन। रिएक्शन विथ हैलोजन, वेरी सिंपल रिएक्शन। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, H2 with X2 gives 2HX, दो हाइड्रोजन और दो हैलोजन मिलकर बनाते हैं 2HX। आप एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपने लिया H2 plus Cl2, it will give 2 moles of HCl। हम सब जानते हैं ये लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ओके, तो H2 प्लस ये अपना केमिकल काइनेटिक्स में भी आएगा, हम इसको डिटेल में तब वहां पर देखेंगे। इसी तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने पर वाटर बनाता है। H2 लेंगे और एक ऑक्सीजन, 2H2 लिया तो दो ऑक्सीजन, समझा आपको? तो बनेगा 2H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, बन गया 2H2O। इसमें आप याद रखिए -285.9 किलो जूल हीट लिबरेट होती है। मतलब ये रिएक्शन कौन सी है? एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिक्स होते हैं तो हाइड्रोजन हीट रिलीज होंगी। ठीक है, ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है ये ट्राइवैलेंट है, 3 बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, मतलब एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन के साथ 6। तो नाइट्रोजन N2 फॉर्म में होता है। डेफिनेटली जब वो N2 फॉर्म में होता है तो एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जाएंगे, मतलब NH3 बनेगा, 2 मोल्स ऑफ NH3। अपने सिलेबस में ये 4-5 बार रिवाइज होती रिएक्शन, आपको पता है? प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, पता है आपको? ये रिएक्शन आपके सिलेबस में 4 से 5 बार रिपीट होने वाली है। ओके, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको याद रखिए रिएक्शन को, ये केमिकल काइनेटिक्स में भी आएगा। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया पुढे जायचा, चला। रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ बहुत इजीली रिएक्ट करता है ये, हाइड्राइड्स बनाता है, मेटल हाइड्राइड्स। जैसे H2 मेटल यहां पर लिया हुआ है, एग्जाम्पल H2 प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम, एक Na एक H, दूसरा Na एक H, 2 मोल्स ऑफ NaH, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप के सारे बनाते हैं मेटल हाइड्राइड, LH, NaH, KH। वैसे सेकंड ग्रुप वाले डाइवेलेंट होते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, उसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, समझा आपको? BeH2, CaH2, MgH2। तो ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये मेटल्स के साथ रिएक्शन होगा उसके। जैसे और उसने मेटल ऑक्साइड भी लिया है, यहाँ पर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन आप देखेंगे लिखा है Pd2+, एक्चुअली कौन नहीं है? H2 प्लस PbO, जिसमें O2 माइनस होता है और Pb2+ होता है, समझा क्या? पैलेडियम के साथ भी, Pb के साथ भी ले सकते हैं आप, Pd ले लीजिए यहाँ पर। H2 दोनों मेटल के साथ है, प्लस Pd पैलेडियम ऑक्साइड, अगेन इस पे 2 माइनस है और Pd पे 2 प्लस है। रिएक्शन वेरी सिंपल, यहां उसने निकाला 2H+, एक्चुअली ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएंगे, H2O, और वो चला गया Pd। तो यहां पर H+ बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना, ये देखो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और Pd ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, वो 2 इलेक्ट्रॉन Pd ने ले लिया है। रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है ना हमने ये।
तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर कोई मेटल ऑक्साइड लेकर आते हैं हम, मेटल के साथ ऑक्सीजन, तो अपना हाइड्रोजन उसके ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा और मेटल को अलग कर देगा। मतलब ये मेटल के प्यूरिफिकेशन के लिए एक अच्छा टेक्निक है, प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन में आएगा। समझा आपको कि हाइड्रोजन की हेल्प से हम वहां से ऑक्साइड्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये तो और सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग इसको। थोड़ा ध्यान से देखिए। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग निकेल कैटलिस्ट। ऑयल्स मतलब डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स, मैंने आपको बहुत पहले बताया था। ट्राइग्लिसराइड याद है क्या? CH2CH CH2। अगर मैं इसको लगा दूं OH तो ग्लिसरॉल बनेगा। ग्लिसरॉल का H निकाल के मैं यहां पर लिख देता हूं COC17H33। आपको पता है ये कहां से आया है? ये आया है C17H33COOH। इसका नाम है ओलिक एसिड। क्या नाम है इसका? ओलिक एसिड में 17 C17H33, एक्चुअल होना चाहिए C17H35। C17H35 बनता है ना अल्काइल ग्रुप। 17 का डबल करो 34, फिर 2 मिलाओ तो अल्केन बनता ना। तो एक हाइड्रोजन निकाल के COOH लगाया तो क्या बनना चाहिए? C17H34, नहीं सॉरी C17H36 पहले बनना चाहिए ना। 17 का डबल 34 और 2 मिलाया 36, एक H निकाल के लगाया COOH, तो आपको बनना चाहिए C17H35। तो 2 हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब वहां डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए 2 हाइड्रोजन कम हो गए। समझा आपको? इसका नाम ओलिक एसिड है। तो ये ओलिक वाला पार्ट इसको कनेक्टेड है, इसका OH निकाल के ये लगा दिया यहां पर, तो ये ओलिक एसिड से आए हैं। ओलिक एसिड, ये भी COC17H33। 3H2 लेते हैं, रिएक्शन होता है यहाँ, दो हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो सब क्या बन जाएंगे? 35। जब डबल बॉन्ड रहता है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ये ओलिक से आया इसलिए ट्राइओलिएट। जब ट्राइओलिएट ये रहेगा तो उसको बोलते हैं ऑयल। क्या बोलते हैं उसको? ऑयल। जब ये सब हाइड्रोजन इस पे ऐड होंगे तो क्या बन जाएंगे? C17H35। तो ये सैचुरेटेड हो गए, डबल बॉन्ड नहीं है। और जो सैचुरेटेड होते हैं उनको कहा जाता है फैट। ऑयल से फैट, ऑयल से घी बनाने का प्रोसेस। निकेल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड होता है। समझा? फास्ट रिवीजन में नींद बहुत अच्छी आती है ना, क्योंकि कंटिन्यू सामने वाला बोलते रहता है ना। अब जरा ध्यान से जागते रहो सब लोग। उसी तरह हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलेफिन। आपने हेलोजनेशन पढ़ा है? हाइड्रोजन जाएगा, हेलोजन आएगा। हाइड्रो हेलोजनेशन पढ़ा आपने? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। समझा आपको? तो यहां पर क्या होता है? ये अल्कीन है, डबल बॉन्ड दिखा। इस पर हम क्या ऐड कर रहे हैं? देखो यहां से CO को एक हाइड्रोजन दे दिया तो क्या बनेगा? CHO। CHO बोले तो कौन? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का नाम क्या है? फॉर्मिल। प्रेफिक्स है ना उसका। और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। समझा आपको? तो एक हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है और एक फॉर्मिल ग्रुप भी ऐड हो रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको हाइड्रोफॉर्माइलेशन। समझा? तो H2 में से एक H निकालने का, CO को देने का, तो ये बन गया CHO और ये बन गया H। CHO को लाकर ऐड किया एक कार्बन पर, H को लाकर ऐड किया एक कार्बन पर, हो गया हाइड्रोफॉर्माइलेशन। जागो, ऐसे चिमटे लगा लो यहां पर। हाँ, ये सो गए? अरे इधर देखो, दोपहर का टाइम है, मजा आता बहुत। बराबर है ना? हाँ, इसलिए मैं बोला चाय पी कर आओ। ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है ना लेक्चर। ओके, और एक साइकोलॉजिकल भी रहता, लेक्चर लंबा चलने वाला है इसलिए एक नींद ले लो अपन।
यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन, लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन इज द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। जो अभी हमने देखा ना सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, ये फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स पता है ना आपको, जमीन को फर्टाइल करने के लिए खेती में इसको यूज किया जाता है, समझा आपको, जिससे मिट्टी अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, क्योंकि उसमें अमोनिया, फॉस्फेट वगैरह, सल्फेट्स, उनकी क्वांटिटी प्रॉपर रेशो में चाहिए, तो वो ज़मीन अच्छी कहलाती है। ठीक है, अब किसी ज़मीन का कुछ पोल्यूशन की वजह से फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि अंदर के फॉस्फेट, सल्फेट, अमोनियम वगैरह रेशो चेंज हो जाता है, तो उसको फर्टिलाइज़र की हेल्प से पूरा किया जाता है फिर। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। मिथेनॉल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। हाइड्रोजन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिथेनॉल बनाता है। ओके, ये भी इसका एक यूज है, तो इसको तो आपको रीड तो करना है एक बार। इस लेक्चर का फायदा ये है कि आपका एक शॉर्ट रिवीजन हो जा रहा है, और जो कंसेप्ट आप भूल गए होंगे तो वो वापस से क्लिक हो जाएंगे, इसलिए आप लोग जरा ध्यान से देखिए। ये प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन में आएगा। इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, मतलब मेटल का प्यूरिफिकेशन करने के लिए, अभी देखा ना अपन ने, मेटल ऑक्साइड का ऑक्साइड हाइड्रोजन ने निकाला ना, तो प्यूरिफिकेशन में काम में आ रहा ना, उसको मेटलर्जी बोलते हैं, मतलब मेटल्स का प्यूरिफिकेशन। एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च फाइंड यूज कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस। ऑक्सी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर, जो गैस वेल्डिंग आती है ना, मेटल्स को कट करते एकदम हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, तो वहां पर भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, कितना टेम्परेचर बनाता है वो, 4000 केल्विन, मतलब अच्छे से अच्छे मेटल को पिघला देगा वो, समझा आपको, 4000 केल्विन। ओके, इट इज यूज इन रॉकेट फ्यूल, रॉकेट के अंदर फ्यूल में यूज होता है ये, जो रॉकेट जाते हैं ना स्पेस में, उसके लिए। इट इज यूज इन फ्यूल सेल, ये भी आप पढ़ेंगे 11th वाले, 12th वालों का हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक है फ्यूल सेल, उसका वहां पोस्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। फ्यूल सेल किधर गया, निकाल दिया आप लोगों ने, फ्यूल सेल लगा हुआ था वहां पर, निकाल दिया बच्चों ने। ठीक है, तो फ्यूल सेल एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला सेल है। ठीक है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वहां पर भी हाइड्रोजन का यूज होता है। तो ये हो गए इसके यूजेस। अब हाइड्राइड्स, डाइहाइड्रोजन के बाद कौन है, हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स 3 टाइप के होते हैं, आयोनिक और स्लाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। जैसे ये वाले मेटल हाइड्राइड, हाइड्रोजन ऊपर है ना पीरियोडिक टेबल में, नीचे अल्कली मेटल्स है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। मतलब हाइड्रोजन का नेगेटिविटी ज्यादा है तो वो नेगेटिव बनेगा, और मेटल्स क्या बनेंगे, पॉजिटिव। वरना नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन हमेशा क्या बनता है, पॉजिटिव। याद है ना आपको, हाँ, यहाँ पर ये निगेटिव है क्योंकि नीचे वाले मेटल्स उससे ज्यादा पॉजिटिव है, नेगेटिविटी कम है ना। वहाँ याद है आपको 2.1 हाइड्रोजन, नीचे सोडियम 0.9। अरे याद है कि नहीं आपको, लिथियम 1, सोडियम 0.9, पोटेशियम 0.8, याद है कि आपको, हाँ, निगेटिविटी कम होती है। इनको मेटल हाइड्राइड्स, इनको आयनिक हाइड्राइड्स बोलते हैं, आयंस तैयार होते हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में आप जाएंगे, लीबे बक नोफने, तो लीबे तक आप गए, ये मेटल्स थे। अब आगे अब बढ़ रहे तो नॉन मेटल्स बढ़ रहे हैं ना, तो जो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड। जैसे B2H6 डाइबोरेन, याद है क्या आपको, वैसे CH4 मीथेन, अरे याद है क्या आपको, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ना, अरे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ना। कार्बन का निगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन का निगेटिविटी 2.1, तो निगेटिविटी नियरली क्या है, सेम। ना इलेक्ट्रॉन लॉस होता है ना गेन होता है, शेयरिंग होता है, और शेयरिंग की वजह से बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। और ऐसे वाले जो हाइड्राइड्स है उनको बोलते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स। जबकि ऊपर वाले केस में क्या है, हाइड्रोजन की निगेटिविटी 2.1, सोडियम की 0.9, आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, तो बन गया आयोनिक, आयंस बन रहे ना, आयोनिक हाइड्राइड। ठीक है, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। मेटालिक और नॉन मेटालिक स्टोइकोमेट्री हाइड्राइड,
अब मेटालिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक मतलब इसमें कोई फॉर्मूला तैयार नहीं होता, बैलेंस नहीं होता, ये मैंने पॉइंट बताया था आपको डिटेल में, फिर भी देख लेते हैं एक बार। ये जो होते हैं कैसे टाइप के होते हैं, ये स्टाइक्योमेट्रिक, ये मेटल है, जैसे ये मेटल है, कोई भी एक मेटल, आयरन ले लो आप, ये आयरन एटम्स है, तो इसके बीच में जो गैप्स है इनको क्या बोलते हैं हम, वॉइड। क्या बोलते हैं, ये वॉइड में जाकर, अभी सॉलिड स्टेट में वही पढ़ने वाले अपन, ये वॉइड में जाकर नॉन मेटल्स बैठ जाते हैं। ये मेटल है Fe, बीच में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कुछ नॉन मेटल्स वॉइड में गैप्स में जाकर बैठ जाते हैं, इसको बोलते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक या इंटरस्टिशियल मेटल्स। क्या बोलते हैं इनको, इंटरस्टिशियल मेटल। एक होता है प्योर मेटल Fe, तो पूरे Fe, बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वहां कुछ रहेगा नहीं। और इंटरस्टिशियल आयरन कैसे होता है, आयरन के तो एटम्स है, बीच में जो वॉइड है, दो एटम के बीच में जो वॉइड है, गैप, उसमें नॉन मेटल आकर बैठ जाते। कितनी क्वांटिटी में बैठते कुछ फिक्स नहीं है, इसलिए कोई फॉर्मूला तैयार नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, बैलेंस नहीं है। स्टाइक्योमेट्रिक क्या होता है, बैलेंस फॉर्मूला, इतने कार्बन इतने हाइड्रोजन, समझा आपको। तो ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक है, इनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी कहते हैं या मेटल्स कहा जाता है। चलिए, आयोनिक और सलाइन हाइड्राइड, जो अभी मैंने आपको बताया, NaH एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, NaH, हाइड्रोजन निगेटिविटी 2.1, सोडियम निगेटिविटी 0.9, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, अब बन गया माइनस। Na ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बन गया, प्लस, आयंस बने H माइनस, Na प्लस, ये बन गया यहाँ पर आयनिक। ये वैसा नहीं होता जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर इस तरह से बता रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप मेटल हाइड्राइड यानी आयनिक हाइड्राइड लेते हैं, जैसे लिथियम हाइड्राइड है, बेरिलियम हाइड्राइड है, मैग्नीशियम हाइड्राइड है, ये सब, इसमें कुछ पॉइंट है हम देख लेंगे। Ionic hydride, these are the stoichiometric compounds of the dihydrogen formed with the most of the s block element, जितने भी s block element है उसमें सब ये बनते हैं, ठीक है। Okay, found lighter metal hydrides such as lithium, beryllium, magnesium hydride. In fact, beryllium hydride and magnesium hydride are polymeric, ये पॉलीमर्स तैयार करते हैं। ये s block में देखा हमने डिटेल में, याद है कि पॉलीमर्स बनते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, याद नहीं आ रहा होगा, रिवीजन करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल पार्ट ऐसे ही होता है, रिवीजन मस्ट है, जरूरी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें कुछ पॉलीमर्स भी होते हैं। तो अगर आप मेटल हाइड्राइड को वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या बनाता है, NaOH प्लस H2 लिबरेट हो रहा है यहां पर। ये हाइड्रोजन का प्रिपरेशन मेथड भी हो गया ना, उधर नहीं बताया था, लेकिन यहां पर देख सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो यहां पर मेटल हाइड्राइड में क्या हुआ, यहां से Na, एक OH, ये H2O है ना, ये Na और ये OH क्या बनाया, NaOH, और ये H मिलकर क्या बन जाएगा, H2, समझा आपको। चलो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ मेटल हाइड्राइड्स आप देखेंगे, जैसे स्पेशल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। वैसे लिथियम बोरोहाइड्राइड और एक सोडियम बोरोहाइड्राइड भी होता है, NaBH4, याद है क्या आपको, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है, LiAlH4 और NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड यहां पर लिया है लिथियम बोरोहाइड्राइड। तो अदर मेटल हाइड्राइड से ये हाइड्राइड बनाए जाते हैं, जैसे लिथियम हाइड्राइड लिया है 8, दिख रहा है, जरा ध्यान से देखो, लिथियम हाइड्राइड कितना लिया है, 8 लिया है, ओके। Al2Cl6, ओके, बनाया 2 मोल्स ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक लिथियम एक लिथियम, एक Al एक Al, हाइड्रोजन यहां पर 8 है, तो यहां पर कितने लिया है, 4, बन गया है एक, दूसरा एक लिथियम और लिया, बचा हुआ Al ले लिया, तो आ गए 2, और 8 हाइड्रोजन में से बाकी के और फिर आ गए 4 हाइड्रोजन, हो गया हाइड्रोजन 8 पूरे यूज हो गए, Al दोनों यूज हो गए, अब बचे 8 में से 6 Li,
और यहां पर 6Cl, 6Cl और 6Li, 6LiCl बराबर 8 में से 2 Li यहां पर आ गए ना, और दोनों Al यहां पर आ गए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, जो एसिड को डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक में, ठीक है ओके। वैसे ही बोरोहाइड्राइड बनता है बोरेन से, डाइबोरेन भी पढ़ा है आपने, तो डाइबोरेन को यूज करके लिथियम हाइड्राइड से हम बना सकते हैं लिथियम बोरोहाइड्राइड। 2 Li लिया तो यहां पर भी 2 आ गया, बोरॉन 2, दोनों बोरॉन, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 6 थे यहां पर, और ये 2 8 हो गए, 2 2 4 जा 6, एक Li, एक बोरॉन, 4 हाइड्रोजन, दूसरा Li, दूसरा बोरॉन, 4 हाइड्रोजन, मतलब 2 मोल्स बने लिथियम बोरोहाइड्राइड। ऐसे ही आप सोडियम बोरोहाइड्राइड भी बना सकते हैं, NaH लेना पड़ेगा यहां पर। बैलेंसिंग समझाए, ठीक है हाँ, अगर जाग रहे होंगे तो समझेगा। कोवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये अपने को मिलते हैं कौन से ग्रुप में, पी ब्लॉक के अंदर आप देखेंगे 14, 15, 16, 17 ग्रुप। कुछ याद है आपको? अरे भाई कुछ याद है क्या? अरे भाई कुछ याद है क्या? अरे बोलो ना, कुछ याद है आपको? बकनोफनी याद है आपको? अलसी पसल याद है आपको? तो ये जो 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, ये नॉन मेटल्स वाले जो ग्रुप्स है ना, ये ग्रुप्स बनाते हैं कोवेलेंट सॉलिड, समझा? हाँ वो छोड़ दो ना, ये समझो मेन ये इधर का, ये बनाते हैं कोवेलेंट सॉलिड हाइड्रोजन के साथ में, ये ग्रुप वाले एलिमेंट्स CH4, NH3, H2O, HF, SiH4, PH3, H2S, HCl, ये सब कौन है? कोवेलेंट सॉलिड, समझा? ठीक है, पी ब्लॉक वाले नॉन मेटल बनाते हैं कोवेलेंट सॉलिड, मेटल्स बनाते हैं आयोनिक सॉलिड, मेटल में भी जो ज्यादा निगेटिविटी ज्यादा पॉजिटिविटी वाले हैं, ठीक है ओके। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड तो मैंने आपको बताया कि ये मेटल्स के बीच बीच में आकर बैठ जाएंगे, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। आयोनिक सॉलिड जो पहले वाले बने थे, अरे बराबर है कि उसमें प्लस माइनस बने थे, उनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोलते हैं? जैसे LiH एक ही बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। BeH2 कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन? 4, ये भी कम है ना? अरे बोले ना उनको जगाओ ना, जगह हाँ, Al के साथ 3 हाइड्रोजन आ गए, AlH3 कितने बॉन्ड? 3। अरे बोलो ना 3 है ना? हाँ, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अरे समझा गया आपको? ऑक्टेट कंप्लीट हुई? नहीं, तो कार्बन के पास आने तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लेकिन कार्बन के पास आ गए CH4 मतलब 4 बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने? 8, तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। क्या बोलते हैं इनको? ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर आप आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, समझा? ठीक है ओके, इसको थोड़ा पॉज करो, कंटिन्यू। चलिए जरा ध्यान से देखिए, इंटरस्टिशियल यानी मेटालिक और नॉन स्टाइकोमेट्रिक, जैसे मैंने आपको कहा कि मेटल्स के साथ में आएंगे, जैसे अगर लैंथेनम है तो उसके बीच बीच में हाइड्रोजन आकर बैठ जाएंगे, कैसे मैंने आपको बताया ना, हाँ, तो उसमें 2.87 ऐसे लिखा हुआ आता है, 2.55, 1.5, 1.8 पर मोल इतने आकर बैठते हैं वो, ठीक है। तो इनको बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो ये वैल्यूज भी आप ध्यान में रखिए, इसको याद कीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
Now next is water. A major part of all living organism is made up of water. ह्यूमन बॉडी अबाउट 65%, हमारे बॉडी के वेट का 65% पानी होता है, ठीक है। एंड 95% एंड सम प्लांट्स हैव 95%, ये याद रखिए आप, 95% वाटर है, पूरा का पूरा वाटर ही है वो, 5% रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, और ये भी हाइड्रोजन से रिलेटेड है। जैसे ओशन में होता है, समंदर में 97.33%, लेक्स जो होते हैं, लेक्स इनलैंड्स जमीन के अंदर 0.008%, सिर्फ इतना होता है। हालांकि कितने सारे लेक्स है, वो सिर्फ 0.008%, ठीक है। पोलार आइसलैंड ग्लेशियर्स 2.04, जो बर्फीले इलाके हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर से जो पानी निकालते हैं हम, कुओं का, बोरिंग का, वो सिर्फ 0.61% है। लेक्स, झीलें जो होती है 0.001, सॉइल मॉइस्चर, जो नमी होती है पानी के अंदर 0.005, और जो वेपर से एटमॉस्फेयर में 0.001, और रिवर्स में 0.0001। देखिए इतनी सारी नदियां हैं, लेकिन सिर्फ कितना पानी है वो, 0.0001, बहुत कम है। तो आप अंदाजा लगाओ समंदर का पानी कितना होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, कलरलेस, सेम जो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी था। टेस्टलेस, लिक्विड। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहां पर मैच करते हुए आगे जाएंगे, क्योंकि इसके भी जो कुछ आइसोटोपिक्स मॉलिक्यूल है वो हमको स्टडी करना है। जैसे यहां पर ये आ गया है D2O, T2O भी होता है ट्रिटियम, उसको यहां पर डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन का मास 1 है, 1.008 एक्चुअल, 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18। ड्यूटेरियम का 20 होता है, क्योंकि मास ज्यादा है ना। ड्यूटेरॉन का मास देखा ना हमने, 2 रहता ना, तो एक ड्यूटेरियम का 2, 2 का कितना रहेगा 4, और वाटर 18, 4 और ये कितना हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे 16 और 4 20, ओके। मेल्टिंग पॉइंट वाटर का 273 है, बचपन से लर्न कर रहे हैं हम, इसका 276 है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। मास इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, वो आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। 273 मतलब 0। अरे भाई, हम जब टेम्परेचर लो करते हैं तो 0 पर सॉलिड बनता है ना आइस, तो वापस आइस से इधर आएंगे तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक ही है, समझा आपको। जो लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो उसी सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट वो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 273, बॉइलिंग पॉइंट 373, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1.5 पॉइंट, 1.4 का डिफरेंस है, ओके। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जब 1 मोल वाटर बनाएंगे तो इतना एनर्जी बाहर निकलता है, -285, इसका -294। लार्ज हीट, थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा जाएगा। अदर प्रॉपर्टीज नियरली सेम है, हम आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी इसका 1 है, इसका 1.1 है, वो भी बहुत ज्यादा निग्लिजिबल, ज्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर, चाहिए। ये भी तकरीबन सेम है। ये यहां पर डिस्कस नहीं किया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका, ठीक है, क्योंकि रेशो वाइज देखा जाए तो बहुत कम होता है ना, तो उसको काउंट नहीं किया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ये ध्यान से देखिए, ये हमने डिटेल में पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। HOH बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104। रीजन हमने देखा था, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से वो नीचे शिफ्ट करता है, जिससे ये बेंट हो जाता है स्ट्रक्चर, याद है आपको। हाइड्रोजन का निगेटिविटी 2.1 है और इसका निगेटिविटी 3.5 है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन मूव किसके तरफ होंगे, इसके तरफ, इसलिए वो माइनस होता है, ये H+ होता है। तो इलेक्ट्रॉन पूरे एक तरफ शिफ्ट होते हैं, इसलिए क्या होता है नेचर में, पोलार। नेचर क्या है इसका, पोलार। ये माइनस और ये प्लस, एक तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसलिए पोलार नेचर।
ओके, ये लोन पेयर को यहां पर इस तरह से बताया है, ये रिपल्शन से इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता है, तो लीनियर स्ट्रक्चर बनता है एच, सॉरी नॉट लीनियर, एंगुलर बेंट स्ट्रक्चर। ओके, अब यहां पर हम आगे बढ़ जाते हैं। Structure of ice. See here, it is highly ordered dimensional hydrogen bonded structure. ये आपको यहां पर दिख रहे हैं ऑक्सीजन है, ये ग्रीन कलर के, और ऑरेंज कलर के जो दिख रहे हैं आपको क्या है, वो हाइड्रोजन। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, समझा आपको? ये एक वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें दो आपको डार्क लाइन दिख रही है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, लेकिन दो डॉटेड लाइन दिख रही है, इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है। हाइड्रोजन बॉन्ड पता है ना आपको, ये ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हम बनाते हैं इस तरह से, ठीक है? तो इसका निगेटिव, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इधर से आता है, इसका पॉजिटिव हाइड्रोजन और यहां पर इसका निगेटिव ऑक्सीजन आपस में बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, समझा आपको? ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे, एक ऑक्सीजन ने दो बनाया है, इधर से एक और यहां पर इधर से एक, देखिए आप, ये पीछे एक और इधर एक, ऐसे। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए इसके? 4 है, 2 ही बॉन्ड, बाकी के 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, वीक अट्रैक्शन, लेकिन जिससे वो उसका स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? टेट्राहेड्रल, 4 कॉर्नर। और वाटर मॉलिक्यूल जब नजदीक आते हैं तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड सिस्टमेटिकली अरेंज होना शुरू होता है, और जब ये सिस्टमेटिकली अरेंज होना शुरू होता है तो बीच बीच में एम्प्टी पोर्स आ जाते हैं। जब एम्प्टी पोर्स आते हैं तो गैप रहेंगे, डेफिनेटली जब वो गैप रहेंगे तो इसका डेंसिटी कम होगा, वॉल्यूम ज्यादा है और ज्यादा वॉल्यूम में अंदर एटम्स कम है, तो डेंसिटी क्या हो जाता है? कम। इसलिए आइस पानी के ऊपर तैरता है, हालांकि आइस भी पानी है लेकिन वो डूबता नहीं है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, क्योंकि बीच में उसके हॉलो स्पेसेस है, समझा आपको? इसलिए आइस ऊपर तैरता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उसका यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है, वैसे आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब वाटर एसिड भी बिहेव करता है और बेस भी बिहेव करता है, दोनों एक्शन शो करता है वो। जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे इसको, वाटर ने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया है, तो यहां पर जो अमोनिया का लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर दिख रहा है आपको अमोनिया का, इसने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है, और NH3 एक हाइड्रोजन लेकर क्या बन गया है? NH4। H2O ने एक H लॉस किया, क्या बन गया? OH-। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं हम इसको, ठीक है? वही देखिए, वाटर ने H2S के साथ रिएक्शन किया है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस हाइड्रोजन को लिया है। ऊपर वाले केस में वाटर हाइड्रोजन लॉस कर रहा है, प्रोटॉन लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ प्रोटॉन, समझा आपको? बेस, सॉरी, लॉस ऑफ प्रोटॉन क्या रहेगा यहां पर? एसिड, और ये गेन ऑफ प्रोटॉन कौन रहेगा? एसिड। तो ये आप देखेंगे वाटर यहां से हाइड्रोजन ले रहा है और क्या बन गया? H3O+, और इसने हाइड्रोजन लॉस किया, ये बन गया HS-। क्या आप लोग देख रहे हैं? ये लोन पेयर दे रहा है इसलिए बेस है, अरे बेस है ना अमोनिया, लोन लेविस बेस, ओके, और इसने यहां पर प्रोटॉन लॉस किया है ना, तो ये एसिड है। जहां H लॉस होता है, जैसे HCl,
HCl H देता है ना, तो एसिडिक होता है ना नेचर में, समझा आपको। वैसे H2S ने H दिया है, ये एसिडिक है नेचर में। तो वाटर कौन यहाँ पर बन गया, बेस, और ऊपर कौन है वाटर, एसिड। तो ये वाटर यहाँ पर एसिड है और ये बेस है, ये एसिड और ये बेस, तो दोनों एक्शन शो करता है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक कहा जाता है, ठीक है। वाटर आपस में भी इंटरैक्ट करता है, प्रोटॉन ट्रांसफर, जैसे ये यहां पर, इसको बोलते हैं ऑटोप्रोटोलिसिस। ऑटोप्रोटोलिसिस मतलब एक वाटर का ऑक्सीजन उसके लोन पेयर दूसरे वाटर के हाइड्रोजन को लेकर क्या बन जाते हैं, H2O से H3O+। इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, पता है ना आपको, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन यहां पर तैयार हो गया। तो डेफिनेटली दूसरे वाटर ने H लॉस किया ना यहां पर, इसने, तो वो क्या बन जाएगा, OH-। ये यहां पर से ये क्या कर रहा है, लोन पेयर दे रहा है और ये उस लोन पेयर को ले रहा है, समझा आपको, ठीक है। अरे समझा क्या आपको, ठीक है, ओके। H2O, अब यहां पर एक कंसेप्ट है कॉन्जुगेट एसिड बेस, मैं आपको यहां शॉर्ट में बता देता हूं। कॉन्जुगेट एसिड बेस, HCl कौन है, एसिड, HCl ने हाइड्रोजन लॉस किया तो बन गया Cl- एंड H+। तो HCl एसिड है, लेकिन Cl कौन है पता आपको, कॉन्जुगेट बेस। क्या ये, क्योंकि एसिड और बेस में एक प्रोटॉन का फर्क रहता है, उसको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। तो जिसमें प्रोटॉन यानी H+ ज्यादा रहेंगे वो एसिड रहेगा, और जिसमें कम रहेंगे वो बेस रहेगा, समझा, ठीक है, ओके। इक्विलिब्रियम में वैसे आएगा ये, मैं वहां पर भी लूंगा ये कंसेप्ट, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, वाटर सोडियम के साथ में रेडॉक्स रिएक्शन देता है, यहां पर आप देख सकते हैं इसको। ये H2O को मैं लिख सकता हूं ऐसे HOH, यहां से Na, यहां से OH क्या बनाएगा, NaOH, दूसरा Na और दूसरा OH क्या बन गए, 2NaOH। तो एक वाटर ने हाइड्रोजन लॉस किया, दूसरे वाटर ने भी हाइड्रोजन लॉस किया, और दोनों हाइड्रोजन मिलकर क्या बन जाएंगे यहां पर, H2, समझा। अरे समझा है क्या, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या सब लोग तैयार हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रहा है ग्लूकोज एंड वाटर एंड O2, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पता है ना आपको, इसको आप रिवर्स कंबस्शन भी बोल सकते हैं। जब ग्लूकोज का कंबस्शन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसको हीट करते हैं, तो अपने को पता है ना, जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, और जितने हाइड्रोजन उतने वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 12, और ये 6 2 जा 12, 12 12 24, तो 12 2 जा 24। तो यहां पर वाटर फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, 12 मोल्स ऑफ वाटर। अगर आप यहां इसको कैंसिल किया, ये 6 इधर से और 6 इधर से, तो इधर 6 आएगा ना, 6H2O। तो अगर आप लेते हैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर मॉलिक्यूल, तो यहां पर ग्लूकोज तैयार होता है और O2 तैयार होता है, फोटोसिंथेसिस। तो ये भी एक एक्शन है यहां पर वाटर का, रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है यहां पर। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, इसी का डाइमर यहां पर हमने बनाया, देखिए P4O10, दिखा आपको। ये वाटर के साथ रिएक्शन करने पर फॉस्फोरिक एसिड बनाता है, बहुत याद रखना आसान है। P4 ले लो, O10 के साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल, 4 मोल्स ऑफ बनेंगे फॉस्फोरिक एसिड, डायरेक्ट याद रखो आप। H3PO4 होता है फॉस्फोरिक एसिड। तो जब भी आप फॉस्फोरस ऑक्साइड, अगर आप P4O10 की जगह यहां पर लिखते हैं P2O5, तो 3 वाटर लेना पड़ेंगे आपको, समझा आपको।
तो P2O5 लेंगे तो आपको वहां पर 2 मोल्स मिलेंगे फॉस्फोरिक एसिड के। ओके, तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड वाटर के साथ में फॉस्फोरिक एसिड देता है, यही याद रख लेने का डायरेक्ट, ठीक है। इसी तरह सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड वाटर के साथ मिलकर सिलिका बनाता है, सिलिका SiO2। इसको आप ऐसे याद रखना है कि सिलिकॉन के साथ में ऑक्सीजन स्टेबल बनाता है SiO2। मोस्ट ऑफ दी जितने भी सिलिकॉन वाले कंपाउंड है जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो वो SiO2 बनाते ही है, ठीक है। ओके, ये भी आप याद रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फोर पेजेस रिमेनिंग, थोड़ा ध्यान से देखो बस। हाइड्रेट फॉर्मेशन, ये नाइट्रोजन का भी उसने हाइड्रोलिसिस किया, अमोनिया बनाया। देखिए अब ये नाइट्राइड बोले तो कौन हो सकता है, सोडियम नाइट्राइड भी हो सकता है। जैसे ये N3- की जगह मैं लिख सकता हूं Na3N, इसको उसने शॉर्ट में लिखा N3-, सोडियम नहीं लिखा उसने, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर N3- लिखा डायरेक्ट, नाइट्राइड। अगर वो लिखता Na3N तो 3 Na और ये OH मिलकर क्या बन जाते थे, 3NaOH। समझा आपको? तो मेन याद रखना, अमोनिया बनाता है कोई भी नाइट्राइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, तो ठीक है। ओके, हाइड्रेट फॉर्मेशन, हाइड्रेट फॉर्मेशन मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है ना अपन ने, हाइड्रेट है, तो ये बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाता है वाटर, क्योंकि इट इज अ गुड लिगेंड। कुछ जगह ये वीक फील्ड लिगेंड है और कुछ जगह ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। इंटरस्टिशियल वाटर बनते हैं इसमें, H2O मॉलिक्यूल्स बीच में आकर बैठ जाते हैं बेरियम क्लोराइड के अंदर, हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड इसको कहते हैं। एस ब्लॉक में भी हमने बहुत सारे हाइड्रेटेड देखा है, मैग्नीशियम वाले याद है आपको, सोडियम क्लोराइड वाले, मैग्नीशियम क्लोराइड वाले, ठीक है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये भी हमने कोऑर्डिनेशन में देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। देखिए एक होता है हेवी वाटर और एक है हार्ड वाटर, दोनों अलग अलग है। H2O अपना सिंपल वाटर है, लेकिन अगर मैं लिखूं D2O, इसके आइसोटोप वाला, इसको बोलते हैं हैवी वाटर। ये हैवी वाटर है। लेकिन मैं जब बोलता हूं हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर H2O ही होता है, लेकिन इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सॉल्ट्स इसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, सॉल्ट्स मिक्स होते हैं ज्यादा अमाउंट में, इनको हेवी वाटर कहा जाता है, सॉरी हार्ड वाटर कहा जाता है। समझा आपको? जैसे बारिश का जो पानी आता है वो सॉफ्ट वाटर होता है, लेकिन जब जमीन पे गिरता है तो अंदर के सॉल्ट्स उसमें मिक्स हो जाते हैं, तो समंदर में जाकर वो हार्ड वाटर बन जाता है। हम जो पानी पीते हैं वो सॉफ्ट वाटर रहता है, वो फिल्टर होकर आता है कॉर्पोरेशन से। समंदर का पानी वो हार्ड वाटर है, कुएं का पानी हार्ड वाटर है, ठीक है। अब हार्ड वाटर में ये चीजें ज्यादा होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, तो जिसमें अपना सोप भी वर्क नहीं करता है। मैंने बायोमोलिक्यूल्स में बताया था आपको, केमिस्ट्री एवरीडे में भी, कि सोप डजंट वर्क इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में सोप काम क्यों नहीं करते? सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, कैल्शियम वगैरह नहीं होते ज्यादा, लेकिन हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम ज्यादा होते हैं। और अपना सोप का फॉर्मूला क्या है, ये C17H35COONA, ये सोप है। तो जब मेटल्स आते हैं इसके साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे यहां अगर कैल्शियम आ जाएगा तो Na को हटाकर कैल्शियम बैठ जाता है वहां पर, जिससे उसका पोलर नेचर थोड़ा कम हो जाता है और सोप का एक्शन खत्म। इसलिए यहां पर ये हार्ड वाटर में सोप्स वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस को जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं। और टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है?
प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसको हम बाइकार्बोनेट कहते हैं, पता है ना आपको। लेकिन जब मैग्नीशियम लेंगे आप सोडियम की जगह पर, तो ये HCO3 कितने लेना पड़ेंगे, 2 टाइम्स, क्योंकि मैग्नीशियम डाइवेलेंट है ना, तो इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। समझा आपको। तो जहां बाइकार्बोनेट वाले सॉल्ट होते हैं वो टेम्पररी हार्डनेस पैदा करते हैं, उनको आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे? सिंपल हीट करने का, तो वो बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो यहाँ एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है KSP। KSP मतलब इट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इक्विलिब्रिया चैप्टर में, इक्विलिब्रिया जो आने वाला है उसमें डिटेल में हम देखेंगे। तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो यहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बन सकता है, यहां दोनों पॉसिबिलिटीज है। लेकिन बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नॉट कार्बोनेट। दोनों कार्बन उड़ गए, CO2 CO2। समझा क्या आपको? अगर कार्बोनेट रह जाता दोनों OH की जगह पे तो ये बनता था MgCO3, लेकिन नहीं बना। रीजन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये जो बना है या बन सकता था MgCO3, दोनों को कंपेयर करें तो इसका KSP वैल्यू ज्यादा है, और जिसका KSP वैल्यू ज्यादा रहता है उसका PPT मिलता है। कैसे? वो अपन इक्विलिब्रिया में पढ़ेंगे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का KSP वैल्यू उसके कार्बोनेट से ज्यादा है, इसलिए वो बना। मैग्नीशियम कार्बोनेट का KSP वैल्यू लो है, इसलिए वो स्टेबल नहीं है। ये पॉइंट याद रखो आप। नीचे आते हैं हम कैल्शियम में। कैल्शियम में उल्टा है, कैल्शियम के कार्बोनेट का KSP वैल्यू ज्यादा है और हाइड्रोक्साइड का KSP कम है, इसलिए कार्बोनेट बना, हाइड्रोक्साइड नहीं बना। समझा? वो क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे, आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। पहला सिंपल हीटिंग से निकाला जा सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, याद रखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में क्या होता है, चाहे कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो, दोनों को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं। ये सिंपल है याद रखने में, क्योंकि दोनों केस में कैल्शियम कार्बोनेट ही बनता है। समझा आपको? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और इसमें साइडवाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा। ऊपर वाले में मैग्नीशियम सिर्फ क्या बना रहा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि यहां एक्सेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसलिए वो बाय प्रोडक्ट बना। ठीक है, और यहां पर तो कोई सवाल ही नहीं आता है, दोनों कार्बोनेट बनने वाले, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपको रिएक्शन लिखकर थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो दो तरीके से आप टेम्पररी हार्डनेस निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हीटिंग से और दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने पर। ओके, इसको लाइम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, लाइम। ये याद रखिए आप, लाइम। परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड्स, सल्फेट्स, नॉट बाइकार्बोनेट। जहां HCO3 था बाइकार्बोनेट, वो टेम्पररी हार्डनेस, और जहां पर आ गया क्लोराइड, सल्फेट्स वगैरह, तो वो कौन सा रहेगा, परमानेंट हार्डनेस। इसके लिए अलग मेथड है। जैसे एक मेथड होता है ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा, ऊपर वाले में लाइम लिया था, अब यहाँ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3, तो ये MgCl2 रहेगा या फिर CaCl2 रहेगा। ये क्या क्या हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, या फिर ब्रोमाइड भी हो सकता है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड, ब्रोमाइड भी हो सकता है। ये नीचे वाला MSO4,
मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है। समझा आपको? इसको यहां पर इस तरह से सेपरेट किया जाता है कि यहां जो भी मेटल रहेगा वो CO3 को लेके जाएगा। मैग्नीशियम रहा तो MgCO3 बनेगा, कैल्शियम रहा तो CaCO3 बनेगा और सोडियम क्लोराइड साइड में। समझा? सेम हियर, मैग्नीशियम सल्फेट को लेके जाएगा, सॉरी कार्बोनेट को लेके जाएगा, क्या बनाएगा? अगेन मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम रहा तो कैल्शियम कार्बोनेट और Na2SO4 बाहर निकलेगा। जब कार्बोनेट बन जाएंगे तो इजीली उसको सेपरेट किया जा सकता है और ये सॉलिड होते हैं तो इनको फिल्टर किया जा सकता है आसानी के साथ में, जिससे पानी हो गया सॉफ्ट, मेटल्स निकल गए। तो ये एक मेथड है ट्रीटमेंट ऑफ वॉशिंग सोडा। ऊपर वाले में टेम्पररी में दो ही थे, हीटिंग और लाइम। यहां पर पहला हुआ वॉशिंग सोडा। दूसरा है कैलगन्स मेथड। इसमें ये सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट यूज किया जाता है। हेक्सा मेटाफॉस्फेट मतलब 6 Na है, इसलिए सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट P6O18, ये है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। इसको हार्ड वाटर में हम ऐड करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट ये आयोनाइज होकर 2 Na+ बाहर निकाल देता है। जब 6 में से 2 Na चले गए तो क्या बनेगा? Na4P6O18। ऊपर 2 माइनस चार्ज क्यों आया? क्योंकि 2 Na गया ना, बराबर है कि नहीं? 2 माइनस क्यों आया? क्योंकि 2 Na गया ना यहां से। M यानी कौन? या तो मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम, क्लोराइड के फॉर्म में या सल्फेट के फॉर्म में। समझा? वो आकर इसके साथ रिएक्शन करेगा, वो 2 सोडियम को और रिप्लेस करेगा। तो अब कितने हो गए सोडियम? तो जो 2 सोडियम गए उसकी जगह पर ये Mg2+ या Ca2+ आएगा। तो यहां पर बैठेगा आकर, ये मेटल दिख रहा है आपको? ये मेटल बोले तो कौन रहेगा यहां पर? कैल्शियम या मैग्नीशियम। ये कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा 2 Na बाहर। इस तरह से ये जो केमिकल है कैलगन उस कैल्शियम को पकड़ लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। जब वो उसको पकड़ लेगा तो फिर वो बाद में निकल नहीं सकता ना, तो सेपरेट हो जाएगा और सोडियम को तो बाद में निकाला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स आयंस बनाता है। थर्ड मेथड, तो पहला था हार्ड वाटर के लिए वॉशिंग सोडा, दूसरा था कैलगन, तीसरा आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में लिया जाता है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट NaAlSiO4। ये जो AlSiO4 है ना, इसको शॉर्ट में यहां पर Z लिखा हुआ है, देखिए आप, दिखा क्या? Z। इसको परम्यूटाइट या जियोलाइट बोलते हैं, परम्यूटाइट या जियोलाइट। तो सिंपली यहां पर ये Z है वो है AlSiO4। जब मेटल के साथ रिएक्शन होगा, या मेटल कौन है? कैल्शियम या मैग्नीशियम, क्लोराइड या सल्फेट। समझा आपको? 2+, ठीक है। तो ये M जाएगा किसके साथ? Z के साथ में। जैसे अगर कैल्शियम है, मेटल की जगह पे कैल्शियम है, तो Z को लेकर जा रहा है, 2 Z आ रहे हैं उसके साथ, मतलब ऐसे कैल्शियम AlSiO4 कितने बार? 2 बार। समझा आपको? उसकी वैलेंसी 2 है पूरे Z की। Z मतलब AlSiO4। समझा क्या? और दोनों Na चले गए, बाहर निकल गए। सेम मैग्नीशियम भी बना सकता है जियोलाइट के साथ में। हाँ बस 5 मिनट। हाँ हाँ
सिंथेटिक रेजिन मेथड। सिंथेटिक रेजिन मेथड में क्या होता है, इसमें हाइयर कार्बन वाले सल्फेट यूज किए जाते हैं। ये आर की जगह हाइयर कार्बन आएगा। इनको आयन एक्सचेंज रेजिन्स कहा जाता है, RSO3H। इनको पहले सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो RNA बनता है, मतलब SO3H चला गया। समझा आपको? देन इट इज ट्रीटेड विथ NaCl। रेजिन एक्सचेंज Na plus ion with Ca2 plus and Mg2 plus ion present in it। ये जो मेन रेजिन है, इसको सोडियम के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया, RNA। वो RNA यहां पर यूज किया हमने 2। तो अब यहां पर M कौन है, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। तो यहां पर क्या होगा, दोनों R, ये दोनों R इस मेटल को लेके जाएंगे R2M, तो बनाएंगे R2Ca, R2 मैग्नीशियम। समझा आपको? वो उसको बाहर निकाल देगा, Na प्लस अलग, इसको हम अलग से बाद में फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, एक छोटा सा पार्ट रह गया है, कर लेंगे आप उसको। ठीक है, ठीक है यार, इसको स्टॉप कर देते हैं हम उसको।